दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमारा मैप समझ लेना ज़रूरी है। यह है इज़राइल, एक छोटा सा देश जहाँ मेजॉरिटी पॉपुलेशन जूइश है। इज़राइल चारों तरफ से ऐसे देशों से घिरा है जहाँ मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन है। इज़राइल के वेस्ट में है पैलेस्टाइन, जहाँ गाज़ा नाम का एक शहर है, और गाज़ा में एक्टिव है हमस, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसे इज़राइल और बहुत से वेस्टर्न देश टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं। इज़राइल के नॉर्थ में है लेबनान, जहाँ पे भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है हिजबुल्ला। फिर यहाँ नीचे है यमन, यमन में भी हौती रिबल्स नाम के टेररिस्ट है, और सीरिया की तो क्या ही बात करें। फिर ये है इराक और ये है ईरान। पिछले महीने 13 जून से 25 जून तक 12 दिन इजराइल और ईरान के बीच बड़ा वॉर हुआ। After 12 days of the most intense fighting ever seen between Iran and Israel and strikes on Iranian. लेकिन आज जो हम ईरान और इजराइल की कड़ी दुश्मनी देखते हैं वो हमेशा से नहीं थी। 1979 से पहले ईरान का रूलर था शाह मोहम्मद रजा पहलवी। शाह ने 1941 से 1979 तक ईरान पर हुकूमत की। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 1941 से आज तक लगभग 85 सालों में ईरान के सिर्फ 3 लीडर्स रहे। शाह मोहम्मद रजा पहलवी 1941 से 1979, अयतुल्ला खोमेनी 1979 से 1989 और अली खमेनी 1989 से अब तक। शाह की सोच काफी प्रोग्रेसिव और वेस्टर्नाइज थी। ईरान मुस्लिम देश होने के बावजूद उस वक्त इजराइल के साथ दोस्ती रखता था। ईरान इजराइल को ऑयल सप्लाई करता था और बदले में इजराइल ईरान को वेपन्स और मिलिट्री सपोर्ट देता था। शाह की हुकूमत में ईरान तेजी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहा था और वेस्टर्न लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन फिर हुआ 1979 का इस्लामिक रिवॉल्यूशन, जिसने ईरान की कहानी को पूरी तरह से बदल दिया। अयतुल्ला खोमेनी ने शाह को हटाकर ईरान की पावर अपने हाथ में ले ली और वो बना ईरान का पहला सुप्रीम लीडर। खोमेनी शाह से बिल्कुल अलग था। शाह वेस्टर्न सोच और मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहा था और खोमेनी एकदम पुराने ख्यालों का था। उसका मिशन था ईरान से वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हटाना और इस्लाम को पूरी दुनिया भर में फैलाना। खोमेनी ने पावर में आते ही इजराइल को इस्लाम का दुश्मन डिक्लेयर कर दिया। We are against Israel and we will never help Israel. We will cut off all diplomatic relation. However, sending our army against Israel in any future probable war needs a thorough study, and at this time I do not have anything to say on that. खोमेनी ने ईरान और इजराइल के बीच की दोस्ती तुरंत तोड़ दी, सारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी खत्म कर दिए और ईरान में जो इजराइल की एम्बेसी थी वो भी बंद कर दी। दोस्तों, इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद ईरान ने अपनी लड़ाई डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट तरीके से लड़नी शुरू की। ईरान ने इजराइल के आसपास के देशों में मौजूद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग देना शुरू किया। ये ऑर्गेनाइजेशंस भी इस्लामिक आइडियोलॉजी फॉलो करती थी और जूस से नफरत भी करती थी। ईरान ने इसी नफरत का फायदा उठाया। ईरान हर साल हिजबुल्ला को लगभग $700 मिलियन की फंडिंग देता है और सिर्फ पैसा ही नहीं, ईरान हिजबुल्ला को 1,30,000 से ज्यादा रॉकेट्स, प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स और एंटी टैंक वेपन्स भी दे चुका है। ईरान पैलेस्टाइन के हमास को भी हर साल $100 मिलियन, रॉकेट टेक्नोलॉजी, टनल बनाने की एडवांस टेक्नोलॉजी और मिलिट्री ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है। इसी तरह ईरान यमन के हौतीस और सीरिया के छोटे छोटे मिलिटेंट ग्रुप्स को भी सपोर्ट करता है, पैसों से भी, वेपन से भी और ट्रेनिंग से भी। ईरान का मकसद सिंपल है, इजराइल को चारों तरफ से घेर लेना। ईरान की इन्हीं प्रॉक्सी आर्मीज को एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। ओके दोस्तों, अब वापस चलते हैं कहानी की तरफ। 1979 के इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद इराक के सद्दाम हुसैन ने ईरान पर बड़ा हमला किया। ये जंग लगभग 8 सालों तक चली। 1988 में सद्दाम हुसैन ने केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल करके लगभग 5,000 ईरानियन सिविलियंस को मार दिया। इस अटैक के बाद ईरान को एक बात साफ पता चल गई कि पावरफुल वेपन्स के बिना ईरान का सर्वाइवल मुश्किल है। और दुनिया का सबसे पावरफुल वेपन क्या है? न्यूक्लियर बॉम्ब। बस फिर 1990s में ईरान ने सीक्रेटली अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर दिया। ईरान ने न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू किया। ईरान ने जमीन के काफी अंदर बंकरों में रिसर्च सेंटर बनाए। फोर्डो रिसर्च सेंटर जमीन के 200 फीट अंदर था। दोस्तों, न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए चाहिए होता है यूरेनियम, और यूरेनियम जमीन से माइनिंग करके निकाला जाता है। पर ये नेचुरल यूरेनियम से बॉम्ब नहीं बन सकता। नेचुरल यूरेनियम में 2 तरह के एटम्स होते हैं, एक U-238 और दूसरा U-235। इसमें U-238 कुछ काम का नहीं होता। न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए सिर्फ U-235 चाहिए होता है। अब दिक्कत ये है कि जब यूरेनियम जमीन से निकलता है तो उसमें सिर्फ 0.7% U-235 होता है, लेकिन बॉम्ब बनाने के लिए U-235 का कॉन्सेंट्रेशन कम से कम 90% होना चाहिए। तो U-235 को 0.7% से 90% तक लाने के लिए एक प्रोसेस करनी पड़ती है जिसे कहते हैं यूरेनियम एनरिचमेंट। इस प्रोसेस में यूरेनियम को एक वॉशिंग मशीन जैसे बड़े मशीन में डाल के घुमाते हैं। इस मशीन को कहते हैं सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज में यूरेनियम घूमता है और क्योंकि U-238 भारी होता है वो नीचे बैठ जाता है और U-235 हल्का होता है, वो गैस के फॉर्म में अलग हो जाता है। बस फिर इस एनरिच यूरेनियम को एक्सप्लोजिव्स और डेटोनेटर के साथ फिट किया जाता है। बन गया न्यूक्लियर बॉम्ब। हिरोशिमा में जो न्यूक्लियर बॉम्ब डाला था उसमें सिर्फ 64 किलो यूरेनियम यूज हुआ था और उसमें से भी सिर्फ 1 किलो यूरेनियम का फिजन रिएक्शन हुआ था। तो सोचो, सिर्फ 1 किलो यूरेनियम भी कितनी तबाही मचा सकता है। ईरान ने चाइना की हेल्प से यूरेनियम एक्सप्लोरेशन करना शुरू किया। चाइना ने ईरान को यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी के ब्लूप्रिंट्स दिए
रशिया ने भी ईरान को न्यूक्लियर रिएक्टर के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स दिए। ईरान अगर न्यूक्लियर वेपन बना लेता तो शायद वर्ल्ड वॉर 3 भी शुरू हो सकता था। ये बात सबको पता थी। इसलिए 14 जुलाई 2015 को ओबामा और 5 देशों ने मिलकर ईरान के साथ एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट साइन किया, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन एग्रीमेंट। Today, the United States, together with our allies and partners, has reached a historic understanding with Iran. इस एग्रीमेंट के हिसाब से ईरान को अपना यूरेनियम स्टॉक 97% कम करना था। पहले ईरान के पास 10,000 किलो यूरेनियम था और इस एग्रीमेंट के बाद ईरान सिर्फ 300 किलो यूरेनियम रख सकता था। ईरान पे यूरेनियम एनरिचमेंट की भी लिमिट लगा दी। ईरान 3.67% से ज्यादा यूरेनियम एनरिच नहीं कर सकता था, जबकि बॉम्ब बनाने के लिए तो यूरेनियम 90% एनरिच होना चाहिए। ईरान को अपनी एडवांस सेंट्रीफ्यूज मशीन्स भी डिसमेंटल करने को कहा गया। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA टाइम टू टाइम ईरान का इंस्पेक्शन करने लगी ताकि चेक हो सके कि ईरान ठीक से एग्रीमेंट फॉलो कर रहा है या नहीं। इसके बदले अमेरिका ने ईरान के जो $100 बिलियन फ्रीज करके रखे थे वो रिलीज कर दिए। यूएस और यूरोप ने ईरान के जो ऑयल एक्सपोर्ट्स पे सैंक्शंस लगाए थे वो भी हटा दिए और ईरान को इंटरनेशनल बैंकिंग का एक्सेस भी दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, ईरान एग्रीमेंट फॉलो कर रहा था, इंस्पेक्शंस भी हो रहे थे, सैंक्शंस भी हट गए थे, लेकिन फिर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प की सरकार आई। Right now, a historic moment. We can now project the winner of the presidential race. CNN projects Donald Trump wins the presidency. The business tycoon and TV personality capping his improbable political journey with an astounding upset victory. Donald J. Trump will become the 45th president of the United States, defeating Hillary Clinton in a campaign unlike anything we've seen in our lifetime. 8 मई 2018 को ट्रंप ने इस एग्रीमेंट से विड्रॉ कर दिया। I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. और इस एग्रीमेंट को वर्स्ट डील एवर निगोशिएटेड कहा। ट्रंप ने ईरान पे पहले से भी हार्श सैंक्शंस लगा दिए। ईरान को US डॉलर खरीदने या बेचने से मना कर दिया। इससे ईरान का वर्ल्ड ट्रेड लगभग बंद ही हो गया। US ने ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट्स पे भी कंप्लीट बैन लगा दिया। सबसे शॉकिंग ये था कि ट्रंप ने ईरान की आर्म फोर्सेस इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC को ही टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया। ये अमेरिका की हिस्ट्री में पहली बार हुआ था कि US ने किसी देश की मिलिट्री को ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया हो। दोस्तों, ट्रंप को लगा था कि अगर वो ईरान पे इतने स्ट्रिक्ट सैंक्शंस लगाएगा तो ईरान हार मान लेगा। ट्रंप की स्ट्रेटेजी ये थी कि ईरान इतना इकोनॉमिक प्रेशर फील करेगा कि सैंक्शंस के डर से न्यूक्लियर प्रोग्राम भी बंद कर देगा और टेररिस्ट फंडिंग भी रोक देगा। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। ईरान ने उस एग्रीमेंट की कंप्लायंस करना धीरे धीरे बंद कर दिया। ईरान ने वापस यूरेनियम का स्टॉक बढ़ाना शुरू कर दिया। जो एडवांस सेंट्रीफ्यूज डिसमेंटल किए थे, ईरान ने उसे वापस डेवलप करना शुरू किया। ईरान ने IAEA के इंस्पेक्शंस पे भी रेस्ट्रिक्शंस लगाने शुरू किए। मुंबई की भाषा में बोले तो ट्रंप का टांगा पलटी और घोड़ा फरार हो गया। और फिर आया 7 अक्टूबर 2023। Palestinian militants from the armed group Hamas launched a surprise coordinated attack on Israel by land, sea, and air on Saturday morning. With hundreds killed, the attack is the largest and deadliest in years and prompted an Israeli declaration of war. हमस ने साउथ इजराइल पे एक ऐसा अटैक किया जो इजराइल की हिस्ट्री का डेडलीस्ट अटैक था। लगभग 1200 हमस फाइटर्स, मोटरसाइकिल्स, पिकअप ट्रक्स और पैराग्लाइडर्स में गाजा की बॉर्डर से इजराइल में घुस गए। हमस ने इजराइल पे 5000 ड्रोन एक साथ छोड़े। इजराइल का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम भी इसे रोक नहीं पाया। इस हमले में 1200 इजरायली मारे गए, जिसमें से 695 सिविलियंस थे। 251 लोगों को तो हमस जिंदा उठा के गाजा ले गया हॉस्टेज बनाने के लिए। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने तुरंत पैलेस्टाइन के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। ईरान ने भी सही मौका देख के अपना एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस एक्टिवेट कर दिया। अक्टूबर 7 को हमस ने अटैक किया और तुरंत अक्टूबर 8 को हिजबुल्लाह ने लेबनान से इजराइल पे रॉकेट्स लॉन्च करना शुरू किया। यमन के हौतीस ने भी रेड सी में इजरायली जहाजों पे अटैक करना शुरू किया। इराक और सीरिया के मिलिटेंट ग्रुप्स ने भी इजराइल पे अटैक किया। इजराइल भी चुप नहीं बैठा। यूएस के सपोर्ट से इजराइल ने तुरंत जवाब दिया। इजरायली मिलिट्री ने गाजा में मिसाइल्स लॉन्च किए, ग्राउंड इन्वेजन किया। 2023 का एंड और पूरा 2024 ये वॉर चलता रहा। अप्रैल 2024 में इजराइल ने सीरिया के अंदर ईरान की एम्बेसी पे डायरेक्ट अटैक किया। रिस्पांस में ईरान ने इजराइल पे ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस लॉन्च किया। ईरान ने इजराइल पे 170 ड्रोन्स, 30 क्रूज मिसाइल्स और 120 बॉलिस्टिक मिसाइल फायर किए। फिर अक्टूबर 2024 में इजराइल ने ईरान के अंदर घुसकर हमस के एक टॉप लीडर को मार दिया। ईरान ने इसके रिस्पांस में लॉन्च किया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2। अब आते हैं अभी के वॉर पे। 12 जून 2025 को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA ने एक शॉकिंग रिपोर्ट पब्लिश की। रिपोर्ट में लिखा था कि ईरान ने 20 साल
बाद पहली बार इंटरनेशनल न्यूक्लियर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स तोड़े हैं। 2023 में इसी एजेंसी ने ईरान के फोर्डो रिसर्च सेंटर में 83.7% प्यूरिटी के यूरेनियम पार्टिकल्स डिटेक्ट किए थे। रिपोर्ट के हिसाब से मई 2025 तक ईरान के पास 9,248 किलो यूरेनियम था। याद है ना, हिरोशिमा में बस 1 किलो यूरेनियम फटा था। ईरान के पास 409 किलो 60% एनरिच यूरेनियम था। मतलब ईरान बस एक स्टेप दूर था 9 से 10 न्यूक्लियर वेपन्स बनाने से। इजराइल को समझ आ गया कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए तो वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को भी ये दे सकता है, और अगर अभी कुछ नहीं किया तो शायद इजराइल का एग्जिस्टेंस भी खतरे में आ सकता है। रिपोर्ट पब्लिश होने के बस एक दिन बाद 13 जून को इजराइल ने लॉन्च किया ऑपरेशन राइजिंग लायन। इजराइल ने F-35I, F-15S, F-16S जैसे 200 फाइटर जेट से ईरान पे हमला किया। इजराइल ने नांताज, फोर्डो और इशाफान जैसी न्यूक्लियर एनरिचमेंट साइट्स, ईरान की मिसाइल लॉन्च पैड, एयर डिफेंस सिस्टम, कमांड सेंटर और सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल्स के घरों को टारगेट किया। इस ऑपरेशन में ईरान के कई टॉप मिलिट्री लीडर्स मारे गए। ईरान के सबसे सीनियर कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद बागेरी, ईरानी फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ, डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ और एयरफोर्स कमांडर भी मारे गए। इसके अलावा ईरान के कई न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी इस अटैक में मारे गए। ईरान ने तुरंत इसका जवाब दिया, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। ईरान ने 370 बॉलिस्टिक मिसाइल्स और सैकड़ों ड्रोन से इजराइल पे अटैक किया। इस अटैक में इजराइल के 23 लोग मारे गए और 3,200 लोग घायल हुए। वॉर के 9 दिन बाद 22 जून 2025 को अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर लॉन्च किया। 7 B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर्स ने डायरेक्ट अमेरिका से ईरान की उड़ान भरी। 18 घंटे की नॉन स्टॉप फ्लाइट। इन बॉम्बर्स ने 13,000 किलो के बंकर बस्टर बॉम्बर्स ईरान के न्यूक्लियर साइट पे फोड़े। ट्रंप ने अपने ट्वीट में कहा कि यूएस ने ईरान की तीनों न्यूक्लियर साइट्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिए। कई इंटेलिजेंस रिपोर्ट और लेगेसी मीडिया हाउसेस जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि ये साइट्स पूरी तरह से तबाह नहीं हुई है और ईरान वापस कुछ ही महीनों में न्यूक्लियर वेपन बना लेगा। ट्रंप ने रिप्लाई किया पूरे कैपिटल लेटर्स में, न्यूक्लियर साइट्स आर डिस्ट्रॉयड। न्यूक्लियर साइट्स को डिस्ट्रॉय करना इजराइल और यूएस का मिशन था, वो कंप्लीट हो गया। ट्रंप ने 24 जून को सीज फायर अनाउंस किया। इसके बाद भी दोनों देशों ने कुछ फाइनल हमले किए, पर अंत में 12 दिन का ये वॉर खत्म हुआ। पर सवाल ये है कि क्या सच में ईरान के न्यूक्लियर साइट्स डिस्ट्रॉय हुए हैं? रशिया और चाइना ओपनली ईरान को सपोर्ट कर रहा है। अगर ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया तो क्या वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो सकता है? आपको क्या लगता है? कमेंट में ज़रूर बताना।